लेबनान में इजराइल के बारूदी विध्वंस की सबसे पहले तस्वीर। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का एक और हवाई हमला और लेबनान का दावा ये कि आईडीएफ के हमले में मस्जिद नष्ट हुई है। और लेबनान में इजराइल का भीषण हमला। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ के बारूदी प्रहार से दहला सिडोन शहर। हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। धमाके से पूरी इमारत तबाह हुई। लेबनान का तीसरा बड़ा शहर है सिडोन। ये ताजा हमले किए गए हैं और तीसरा बड़ा शहर जिसको निशाना बनाया गया है आईडीएफ की तरफ से। रिहायशी इलाकों में इन इमारतों पर सीधा निशाना आईडीएफ का। सिडोन को लेकर खबर यह भी है कि आईडीएफ ने यहां 2 बार बमबारी को अंजाम दिया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी प्रहार की ये एक और तस्वीर अब आपके सामने है। हवाई हमलों के बाद इमारत में लगी आग और इजरायली हमलों से जिस तरीके से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई, ये देखिए। वहीं सिडोन पर बारूदी प्रहार से दहशत है। जी हां, धमाकों के बाद भागते दिखे लोग। आईडीएफ ने सिडोन पर किया भीषण प्रहार। बमबारी के बाद इलाके में लगी आग। सिडोन में जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया गया, आगजनी की तस्वीर आपने देखी। अब खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों की भी तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि हर तरफ बिखरा हुआ मलबा भी नजर आ रहा है। 9 लोगों की मौत की खबर है, 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के सिडोन पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, उसके बाद सर्वनाश की लेबनान की ये वो तस्वीर है जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को फिलहाल ग्राउंड पर अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बीच आज की सबसे बड़ी खबर है सिडोन पर किए गए अलग अलग उन टारगेट्स को अंजाम देते हुए हवाई हमलों की, जिसके बाद दहशत का। तो इजराइल लेबनान जंग में पिछले 36 घंटे में क्या क्या हुआ, आइए आपको बिग वॉल के माध्यम से दिखाते हैं कि हुआ क्या। दरअसल अब तक स्थिति क्या बनी है। तो लेबनान में सर्वनाश जारी है। देखिए, 36 घंटे में 4 शहर तबाह हुए हैं और कौन कौन से वो शहर हैं जरा देख लीजिए। बेरूत, बेका और तायरे, इन शहरों पर हमला हुआ। तीसरा सबसे बड़ा शहर सिडोन, इस पर भी बमबारी की गई है, इस पर भी हमला किया गया है। हालांकि यहां सिडोन को रवि टारगेट इसलिए किया गया है क्योंकि हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर यहां पर था और यही वजह है कि जहां से वो ऑपरेट कर रहा था उन जगहों को फिलहाल टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हवाई हमलों में ये पूरा शहर तबाह हो गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। किस तरीके से अफरा तफरी, लोग इधर उधर भागते नजर आए और 36 घंटे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है हमले में। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाकुरा, कर्फ, मिज्तल और सेलमेन पर आईडीएफ के कब्जे की अब बात कही जा रही है। मतलब समझना होगा कि किस तरीके से अब अल बयादा, कफ्र दुनिन, तुलिन और कफ्रकिल में भी भीषण जंग को लेकर खबर सामने आ रही है रवि, क्योंकि अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी आज की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से अभी तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब जिस तरीके से ऑपरेशंस का दायरा बढ़ता जा रहा है उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा की शुरुआत करूंगी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यूएस राठौड़ सर इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दूं इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ हैं। कर्नल राठौड़, सबसे पहले ये बताइए कि अब इन 4 शहरों को ही मुख्य तौर पर जिस तरीके से टारगेट पर लिया गया है, इनकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये वाकई वो इलाके थे जहां से हिजबुल्लाह अभी तक ऑपरेट करते हुए एक सेफ जोन बनाकर बैठा था? देखिए, यहाँ पर ऐसी बात है कि जो आपने टायर और सेडोन की बात की, इन इलाकों में हिजबुल्लाह के गढ़ हैं और इसी तरीके से बेका वैली में भी हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है
और आपको याद होगा कि बेरूत के सदन जो सबब्स हैं जहां नसरुल्लाह मारा गया था, वो भी हिजबुल्लाह का एक गढ़ है। तो इसलिए ये रिलेंटलेस बॉम्बिंग हो रही है कि हिजबुल्लाह को रीग्रुप ना होने पाए और हिजबुल्लाह की बची खुची ताकत भी ख़त्म हो। और अभी आपने बोला कि नईम कासिम नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं, तो उनको ऐसा मौका ना मिले कि वो हिजबुल्लाह को रीग्रुप करें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, जो आपने ये 4-5 शहरों के नाम लिए, ये सारे ब्लू लाइन के साथ हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ब्लू लाइन को क्रॉस करके कहीं 4 किलोमीटर कहीं 5 किलोमीटर आगे जा चुकी है और उन्होंने उन सारी हाइट्स पे कब्जा कर लिया है जहां से हिजबुल्लाह कभी रॉकेट्स फायर करता था नॉर्दर्न इजराइल में। तो ये सूरत हाल है आज सदर्न लेबनान या नॉर्दर्न इजराइल की लड़ाई में। जी बिल्कुल। और देखिए अगला अपडेट वॉर जोन से अगली बड़ी खबर, इजराइल से जंग में हिजबुल्लाह का दावा सामने आया है। हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराने का यह दावा है। इजराइल का हर्मीस 900 ड्रोन नष्ट किया, यह दावा किया गया हिजब की तरफ से। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इस ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। तस्वीरें देखिए। और इजराइल से जंग पर हिजबुल्लाह के दावे को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि खयाम में आईडीएफ का मरकबा टैंक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जहां एक दिन में आईडीएफ के 3 टैंक नष्ट किए गए हैं। ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें पिछले 29 दिन में आईडीएफ के 41 टैंक को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और ईरान से तनाव के बीच एक्शन में आईडीएफ चीफ हर्जी हवेली ने रेमन एयर बेस का दौरा किया है और रेमन एयर बेस से हर्जी हवेली की ईरान को चेतावनी, हमले की गलती की तो अंजाम बुरा होगा, हम सभी मोर्चों पर पूरी तरह से तैयार हैं, ये कहा है हलेवी ने। तो लगातार आईडीएफ की तरफ से जिस तरह की चेतावनी ईरान को दी जा रही है, उसी में एक और चेतावनी ये आप जोड़ के देखिए कि अगर दोबारा ईरान ने हमले की गलती की तो इसका गंभीर परिणाम होगा, सभी मोर्चों पर पूरी तैयारी है, आईडीएफ चीफ का बयान। आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी की तरफ से अब जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, उसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये ईरान पर बारूदी प्रहार की तैयारी है। क्योंकि दावा क्या कर रहे हैं? दावा ये कर रहे हैं कि इजरायली वायुसेना की ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है और इंपॉर्टेंट ये कि बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से अब ईरान में घुसकर, यही सबसे बड़ी बात है, सीक्रेट तरीके से ईरान में घुसकर हमलों को अंजाम देने को लेकर अभी खबर बड़ी है। बिल्कुल, वजह क्या है? तो आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी ने रेमन एयरबेस का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और हलेवी ने एयरफोर्स की जंगी तैयारियों को देखा, परखा कि आगे की क्या तैयारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि 26 अक्टूबर का बदला सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे पूरी क्षमता के साथ हमलों को अंजाम दिया जाएगा और हम सभी मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है। यही वजह है कि अब तैयारी को देखते हुए ये तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं, खुद हर्जी हलेवी की, ये देखते हुए कि हमले को लेकर किस तरीके की क्षमता के साथ वो बारूदी प्रहार की ईरान पर तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल संजय मिस्टन सर, जिस तरह से इजरायल ने पिछले दिनों हमला किया और सबसे बड़ी बात कि इराक और सीरिया और ईरान की वायु सीमा से होते हुए हमला करके सुरक्षित वापस लौटे, ये जो चेतावनियां आती हैं आईडीएफ चीफ की तरफ से या फिर इजरायली एयरफोर्स के हेड की तरफ से, इसको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए ईरान को, क्योंकि एग्जाम्पल तो सेट करता ही जा रहा है इजरायल। और रवि, बिल्कुल जो आपने बोला है, देखिए हलेवी की जो वार्निंग है खासकर इजरायली एयर बेस से, वो बहुत ही साफ लफ्ज़ों में क्लियर है कि अगर ईरान ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। और हमने देखा है, और मैं भी एग्री करता हूं उनके स्टेटमेंट से, कि ये जो पहला हमला हुआ है वो एक ट्रेलर के तौर पे था, और अगला हमला जब इजराइल करेगा तो ईरान को पता है कि उसका परिणाम होगा ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, रिफाइनरीज हैं और पोर्ट्स हैं,
ये सब पे टारगेट किया जाएगा। कहने का मतलब है एक तो स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग होगी जिससे उनके इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी तकलीफ होगी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस वगैरह मतलब वहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होगी जहाँ उनकी ऑयल रिफाइनरीज टारगेट की जाएगी। तो ईरान को ये साफ चेतावनी है कि आप काउंटर अटैक नहीं करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। और ईरान को भी पता है, देखिए अगर वो करता है तो उसके परिणाम होंगे और ईरान इसीलिए काफ़ी हद तक जो अटैक हुआ था उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि परिणाम की आपने बात की है, फॉर्मर एम्बेसडर त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं, उनसे इसको लेकर मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भी करूंगी सवाल। उससे पहले एक और तस्वीर, और ये तस्वीर अब दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आ रही है, जहां आईडीएफ को हिजबुल्लाह के एक और टनल को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। ये जमीन से 8 मीटर नीचे मिली हिजबुल्लाह की सुरंग को लेकर जानकारी, जहां टनल में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, टनल में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जाने के बाद लगातार इस तरीके की तस्वीरें जारी करते हुए ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि आप ही के गढ़ में, आप ही की मौजूदगी के बीच में हम उन तमाम टनल नेटवर्क को अब ध्वस्त कर रहे हैं जहां से आप ऑपरेट कर रहे थे। फिलहाल ये दक्षिण लेबनान में जारी ग्राउंड ऑपरेशन के उस विस्तार की तस्वीर जहां अब पूरे टनल नेटवर्क को भी किया जा रहा है एक्सपोज। वहीं उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे 75 रॉकेट, मालोट तरशीहा इलाके में दागे हैं ये रॉकेट। इस बीच खबर तो यह भी सामने आ रही है कि ईरान अब रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने वाला है और यह बढ़ोतरी होगी 200% की। इजराइल से टेंशन के बीच रक्षा बजट बढ़ाने का लिया गया फैसला। मतलब क्या है? क्योंकि ईरान सरकार के प्रवक्ता फतेह में मोहजेरानी की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि 2025 में 3 गुना हो जाएगा ईरान का रक्षा बजट। हालांकि इजरायली हमलों से निपटने के लिए क्या यह फैसला लिया गया है, करेंगे एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल। लेकिन उससे पहले आज के इस हालात के बीच में रक्षा बजट की बढ़ोतरी को लेकर खबर है। जी हां, तो ईरान का रक्षा बजट बढ़ने वाला है, एक रक्षा कवच तैयार करने की कोशिश है। सवाल यही है कि इस कोशिश के नतीजे क्या होने वाले हैं ईरान के लिए। खामनेई ने फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है? सबसे पहले ये देखिए, रक्षा बजट में 200% तक की बढ़ोतरी करेगा ईरान। ये बड़ा फैसला है। हालांकि इसकी वजह, क्योंकि इजराइल से तनाव के बीच जिस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है उसमें नजर है कि आखिर ईरान की आगे की प्लानिंग है क्या रवि? बिल्कुल, प्लान क्या है? तो प्लान समझिए, रक्षा कवच को मजबूत करेगा ईरान, क्योंकि ईरान को पता है कि हमने हमला किया तो हम पर कितना बड़ा हमला हो सकता है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, यानी अपने हवाई सीमा की रक्षा की जाएगी। ईरानी सेना IRGC को मजबूत करेगा और परमाणु हथियारों को बढ़ा सकता है ईरान। अब खास बात यही है कि ईरान में परमाणु हथियार बढ़ाने की जिस तरीके से लगातार मांग हो रही है, उसके तहत त्रिपाठी सर आज लिया जा रहा है ये फैसला भी समझा दीजिए। अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन को, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, प्रदर्शन शब्द इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान लगातार वीडियो जारी कर रहा है त्रिपाठी सर, ये दिखाते हुए कि युद्ध में सीधे तौर पर उतरने की क्षमता उसकी भी है। लेकिन आज के इस हालात में, मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए लिया गया ये फैसला क्या है? देखिए, ये जो 200% तक अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का मामला है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि परमाणु क्षमता भले ही ईरान बढ़ा दे या कोई भी देश बढ़ा दे, आजकल किसी के पास 8,000 या किसी के पास 6,000 या किसी के पास 300 किसी के पास 150 परमाणुिक सिस्टम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे जो डिट्रेंट का काम अभी तक कर रहे हैं पिछले 80 सालों से, तो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि अगर 200% रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं तो इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये कि ईरान के ऊपर अभी सैंक्शन लगे हुए हैं, इसमें अगर ईरान 200% अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है तो कहीं और बजट में कटौती की जा रही है, जो कि शायद विकास का बजट या किसी और चीज़ का बजट होगा, उससे जनता को डायरेक्ट उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप बजट बढ़ा देने से ये मतलब नहीं हो जाता कि तुरंत ही आपकी सैन्य क्षमता 200% बढ़ जाएगी। बजट अगले साल के लिए बढ़ाने की बात हुई है, तो अगले साल जब तक बढ़ाया जाएगा तब तक अब पता नहीं कितने परसेंट, 200% क्षमता में बढ़ोतरी होने में कितना समय लग जाएगा, तब तक क्या हो ये कोई पता नहीं है। लेकिन ये 200% बढ़ाने की बात, ये बयान खामनेई का सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम
युद्ध के लिए कहीं किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सर अपनी आवाम को बताने का है। सर ऐसे आप कह पाएंगे, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि खामेनेई ईरान के अंदर अपनी साख बचाने की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं बजाय इसके सीमा पर। बिल्कुल, देखिए ईरान की आवाम को खamenei ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हालांकि वो कमज़ोर हैं, लेकिन ये देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और ये भी देखिए कि खamenei 85 साल से हो चुके हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, पता नहीं कब खत्म हो जाए। यानी देश के अंदर एक जो छवि है उसको बचाने की लड़ाई भी साथ में लड़ रहे हैं खामेनेई। और देखिए लेबनान जंग पर गैलेंट का बड़ा दावा सामने आया। क्या है वो दावा, आपको बता रहे हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियार तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 20% मिसाइल बची है, ये दावा किया गया। और अगर ये दावा सही है तो अपने आप में बड़ा दावा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइलों का जो भंडार था उसका सिर्फ 20% अब बचा है। और ये इस आधार पर भी कहा जा रहा है क्योंकि लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां हिजबुल्लाह ने गलीली इलाके में अब रॉकेट दागे हैं। तो जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट कर रहा है, उसी को देखते हुए फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है कि लेबनान से इजराइल पर एक और हमले को अंजाम दिया गया है और ये हिजबुल्लाह ने गलीली इलाके में रॉकेट दागे हैं। राठौर सर, लेकिन अब ये भी समझा दीजिए, हिजबुल्लाह के इसी गढ़ में जिस तरीके से उसकी मौजूदगी के तहत वो ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा है कि आपकी सैन्य क्षमता हमारे कब्जे में आ चुकी है, क्या बहुत हद तक हिजबुल्लाह को कमजोर करने में ये कामयाब भी रहे हैं क्या? देखिए, जो ये गैलेंट का भी बयान आया है कि 20% ही बचा है, तो आपने युद्ध की शुरुआत में स्वयं बताया था कि कोई 1.5 लाख मिसाइल का जखीरा है हिजबुल्लाह के पास। अगर आईडीएफ ने ये सफलता प्राप्त की है, वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं, नकूरा से लेकर के हयाम तक, इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स फायर करने की जगहों को उनसे डिनाई करना, ताकि ये सारे रॉकेट्स जो हाइफा और गलीली की लाइन में गिरते हैं और वहाँ पर जो सिविलियन एरिया में नुकसान करते हैं, उससे बचा जा सके। तो हिजबुल्लाह के लिए अभी एक और चीज़ अभी आ रही है कि लेबनान की गवर्नमेंट भी इसमें कूद पड़ी है और वो कह रहे हैं कि 70 दिन का युद्ध विराम किया जाए। और आईडीएफ इजराइल का कहना है कि हम इस पे तभी रजामंद होंगे जबकि लेबनान की आर्मी इस जगह को टेक ओवर करे, हिजबुल्लाह को हटाए और यहाँ पर जो यूएन की प्रेजेंस है वो बढ़ाई जाए और एक लिखित गारंटी हो कि इस इलाके में जो लिटानी रिवर के साउथ में पूरा इलाका है, इधर हिजबुल्लाह फिर से नहीं आएगा। तो ये एक सिचुएशन वहाँ बन रही है। लेबनान की गवर्नमेंट चिंतित है जो हालात गाजा में हुए हैं, वेस्ट बैंक में वो जो तबाहियाँ हुई हैं, वो कहीं लेबनान में और ज़्यादा ना हो। बिल्कुल, तो एक तस्वीर, 2 जगह युद्ध विराम की भी बातें साथ साथ चल रही हैं। एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक डिस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल तो है ही लेबनान के सामने। और देखिए हिजबुल्लाह के नए चीफ पर आईडीएफ की नजर है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान आया, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हिजबुल्लाह के नए चीफ ये गैलेंट ने कहा है नईम कासिम को टारगेट कर सकता है इजराइल, और कल ही हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है कासिम को। तो आप देखिए, सबसे बड़ा संकट हिजबुल्लाह के सामने लीडरशिप का है और सबसे बड़ा टारगेट इजराइल का हिजबुल्लाह के लीडरशिप को खत्म करना है। तो ऑपरेशन नईम कासिम, जी हां, इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का नया चीफ है। खुद आईडीएफ की तरफ से यह बात कही गई है और नईम कासिम की लोकेशन ट्रेस कर रहा है मोसाद बड़े हमले के लिए। ये गैलेंट की तरफ से, योव गैलेंट की तरफ से कहा गया है। हालांकि गैलेंट ने यह भी कहा कि अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अब ये टारगेट पर क्यों है, यही एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्लाह की नईम कासिम ताकत बन सकता है और हिजबुल्लाह को नई रणनीति के साथ जंग में उतारने को लेकर भी इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। इसीलिए दावा यह किया जा रहा है कि कासिम ने इजराइल पर हमले के लिए नया प्लान भी बनाया है। रवि।
नए प्लान के सिलसिले में तेहरान गया है नईम कासिम। तो देखिए कासिम टारगेट पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह को लीड कौन कर पाएगा लंबे समय तक, तब जबकि हमेशा यह हो रहा है कि लीडरशिप ही खत्म हो जा रही है। मेस्टन सर, सवाल यह है कि हिजबुल्लाह खड़ा कैसे होगा? बिना लीडरशिप के हिजबुल्लाह चलेगा कैसे? हेडलेस चिकन की तरह हिजबुल्लाह को बनाना चाह रहा है इजराइल। और देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब होती है रवि, उसमें क्या होता है कि इनकी जो लचकीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी एक अहम वाली चीज़ होती है और अहमियत होती है उसकी। और ये लोग, जो मेरा अफ़गानिस्तान में भी तजुर्बा था, जब मैं ये देखता था वहाँ पर ये तालिबान और अलकायदा के, तो क्या है कि ये छोटे छोटे टुकड़ियों में आराम से ऑपरेट कर सकते हैं और इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन हाँ, किसी भी संस्था पे लीडरशिप का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस प्रकार ये कासिम को अभी नॉमिनेट किया है, मेरे को लगता है कि जो इजराइल सेना ने शुरू में ही जो ये पेजर अटैक किया था और वॉकी टॉकी अटैक्स, उसमें काफ़ी हद तक इनकी कमांड कंट्रोल लीडरशिप को तो ध्वस्त कर ही दिया था, कैजुअल्टी कर दिया था, और उसके बाद नसरल्लाह को भी कर दिया था। तो मेरे को लगता है ये कासिम के लिए भी उसके डेज नंबर्ड हैं। जिस प्रकार गैलेंट ने भी बोला, नियुक्ति जरूर हुई है, लेकिन ये थोड़े दिन के लिए मेरे ख्याल वो चीफ रहेगा, क्योंकि जब लीडरशिप को टारगेट किया जाता है तो जो लड़ने वाले कार्डर्स होते हैं उनके मोराल पे बहुत असर पड़ता है, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्षमता है उनकी लड़ने की, लेकिन उनको डायरेक्शन कौन देगा, करना क्या है? क्योंकि आखिर में कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन लड़ती है तो उसको एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है। और बीच में कर्नल राठौर साहब से आपने पॉइंट उठाया था, मैं उनसे सहमत हूँ। उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो लेबनीज आर्म फोर्सेस की बात उठी थी, जो सीज फायर के लिए जी, लेबनीज आर्म फोर्सेस चीफ थोड़े दिन पहले ही जॉर्डन की यात्रा में गए थे और वहाँ किंग को मिले थे। और किंग हुसैन ने भी वहाँ पर बोला है जॉर्डन के कि लेबनीज आर्म फोर्सेस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए देश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। तो साफ जाहिर है कि हो सकता है भविष्य में इंटरनेशनल प्रेशर अरब देशों से भी आ सकता है कि लेबनीज आर्म फोर्सेस को वहाँ कमांड ये मिलना चाहिए, हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए एज पर यूएन रेजोल्यूशन 1701। बिल्कुल मेरे को लगता है ये भी पॉसिबल है ये भविष्य में, क्योंकि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना 1701 तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी सर, क्योंकि एक और खबर आ रही है जहां लेबनान में ही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को एक और कामयाबी मिली है, और ये दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि कमांडर हसन अकील जवाद ने सरेंडर किया, उसकी तस्वीर अब आपके सामने है। कमांडर के साथ 2 लड़ाकों के सरेंडर करने को लेकर भी खबर। और मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अमेरिका का एक्शन। मिडिल ईस्ट में तैनात किया यूएसएस अब्राहम लिंकन। समंदर में अमेरिका की विध्वंसक ड्रिल वॉरशिप से फाइटर जेट की ताकत दिखाई समंदर में। यूएस सेंट्रल कमांड का ऑपरेशन तेज। तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए किस तरीके से समंदर में यूएस की सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन में तेजी नजर आ रही है। वॉरशिप से फाइटर जेट्स की ताकत को दिखाया गया है। ये जबरदस्त ड्रिल अमेरिका की समंदर। देखिए समंदर से अमेरिका ने क्या संदेश दिया है, जानने के लिए चलेंगे सुरभि के पास। क्योंकि अरब में बारूदी चिंगारी की जो बात रवि आप कह रहे हैं, उसी के तहत खबर है अमेरिका की इस तैयारी को लेकर, जहां बड़ी बात यह है कि समंदर में वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती। इसकी वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि इजराइल ईरान के तनाव के बीच लिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण है। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमलों की आशंका को देखते हुए भी फैसला बड़ा है और ईरान समर्थित विद्रोहियों को जवाब देने की यह बड़ी तैयारी। हालांकि इजराइल पर हमलों को रोकने की रणनीति, क्योंकि जरूरी बात यह है कि यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका ने ईरान को बाकायदा ये धमकी दे दी है कि मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। त्रिपाठी सर, एक शॉर्ट रिएक्शन इस आधार पर, क्योंकि अमेरिका के कई बेस हैं जिन्हें अभी तक भी मिडिल ईस्ट के इस हालात में टारगेट किया जा चुका है, लेकिन अब इसको इस लिहाज से समझाइए जहां सीधे तौर पर यूएन की सुरक्षा काउंसिल में ही अमेरिका ने ईरान को यह धमकी दे दी है कि हमला हुआ तो भुगतने के लिए रहे तैयार। देखिए, अमेरिका ने ये धमकी दे दी है, लेकिन अमेरिका इसके साथ ये भी जानता है
कि ये हमले अभी बहुत जल्दी नहीं होंगे और अमेरिका अपने जो अभी एक हफ्ते में ही उनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके तहत वर्तमान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से 2-4 दिन के लिए ही सही एक युद्ध विराम हो जाए। तो अभी जो अमेरिका को ईरान को धमकी है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ईरान को रिस्ट्रेन करने के लिए है कि ईरान अभी आगे कुछ इजराइल के हमले का जवाब न दे। मुझे वैसे भी नहीं लगता कि ईरान इतनी जल्दी जवाब देने की स्थिति में है या जवाब देगा। तब और जब तक ईरान जवाब देने की बात करेगा तब तक मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ युद्ध विराम के बारे में कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा, भले ही थोड़े दिन के लिए हो, ताकि फिर आगे और बात चलती रहे। जी बिल्कुल। और देखिए एक और अहम जानकारी, विनाशक जंग की तैयारी में है इजराइल, और इजराइल की तैयारी भी एक एक करके तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है। इजराइल को मिले 30,000 पाउंड के बम, ये अपने आप में बड़ी खबर है, ईरान के लिए बड़ी चेतावनी। ईरानी हमले की आशंका के बीच अमेरिका का फैसला, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मिलेगा जवाब, इजराइल को जवाब देने की गलती न करे ईरान, ये लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है। और इसके लिए देखिए क्या सामने आया है, विनाशक बम। और आइए जानते हैं कि अमेरिका से जो बम इजराइल को मिल रहे हैं आखिर वो कितने ताकतवर है, कितने शक्तिशाली हैं। तो बिग वॉल के माध्यम से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए इजराइल में महाविनाशक बम का नाम GBU-43B, और कितना विस्फोटक होता है इसमें, 11 टन TNT, काफी शक्तिशाली ताकत, GPS से सटीक हमला करने में सक्षम है। हालांकि इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जमीन के 200 फीट नीचे विस्फोट करने की ये क्षमता रखता है रवि, और साथ ही अमेरिका GBU-57 बॉम्ब की को लेकर भी खबर है जो इजराइल को देने का फैसला कर चुका है। और GBU-57 को भी बंकर बस्टर बम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका को पता है, इजराइल को पता है कि बंकर में ही मिसाइलें छिपी हैं और बंकर में ही सारी ताकत है। तो ये अब अपने आप में काफी अहम हो जाता है। राठौर सर, ये बात जो हम अब देख रहे हैं, मतलब कि मदर ऑफ ऑल बम और इस तरह के बंकर बस्टर बम अमेरिका दे रहा है, मतलब अमेरिका तो पूरी तरह से लैस कर रहा है इजराइल को कि जरूरत पड़े तो ईरान को खत्म कर दो। रवि, ये जो आपने खबर ब्रेक की है उसका एक एम है या टारगेट है, वो ईरान के ऊपर है, साइकोलॉजिकल ऑप्स कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का अगला टारगेट हो सकता है जब इतना बड़ा बम अमेरिका इजराइल को देने जा रहा है। क्योंकि ईरान की जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हम सब जानते हैं वो अंडरग्राउंड है, वेल प्रोटेक्टेड है, और उसको इतने बड़े बम की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक संदेश ईरान की लीडरशिप को दिया जा रहा है कि अगला टारगेट आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल खुले तौर पर ये साफ तौर पर कह चुका है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ वो ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की इसी तैयारी को देखते हुए खबर बड़ी है, जहां अमेरिकी ट्रूप्स की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी, उनकी डिप्लॉयमेंट और लगातार स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए रवि, इजराइल को दी जा रही मदद भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल। और देखिए ये जो मदद है ये आने वाले समय में इस युद्ध की आग को और भड़का सकती है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे इस चर्चा में, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।